हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है वही है। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, पहला प्रश्न है संक्षारण तथा विकृत गंधिता से आप क्या समझते हो। देखो, यहां आपको मैं बता दूं, संक्षारण तथा विकृत गंधिता नाम सुना होगा। अगर मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अगर आप उसे फुल चैप्टर देखे होंगे तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो फिर हम लोग समझते हैं संक्षारण तथा विकृत गंधिता। देखो, जो संक्षारण होता है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता से आप क्या समझते हो। पहला संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होने लगती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे जब कोई धातु है अपने अम्ल यानी कि अम्ल और आर्द्रता, जहां नमी होती है, जहां थोड़ी नमी होती है, आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होने लगती है। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है ना, तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती हैं। वही प्रक्रिया जो है संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या है? चांदी जो है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, किस परत का? काली। और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो यहां से आपको पता चल गया संक्षारण क्या है। नोट कर लो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो एग्जाम्पल एक में सेट कर दिया है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। दूसरा नंबर है विकृत गंधिता। अब भैया विकृत गंधिता आप कैसे समझोगे, ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा। अब देखो, विकृत गंधिता में क्या है, कुछ नहीं है। जब वसा और तेल, जो वसा होता है तेल, उसमें बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जब वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है O2, तो ये जब इससे क्रिया करते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उसमें से एक विशेष गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। देखो, अभी आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा, लेकिन आपको समझना है। जैसे तेल और वसा, इन दोनों चीजों में जो पदार्थ बनाई जाती है ना, तो वो तेल वैसे ऑलरेडी पड़ा रहता है। तब भाई जब इसमें तेल है, तेल में खाद्य पदार्थ बनाया गया है, खाने वाले पदार्थ, तो क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है, उससे क्रिया कर लेती है और जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीकृत हो जाती है, तो उसमें एक विशेष गंध आने लगता है और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा जो अचार होता है, क्या होता है? अचार, ठीक है। अचार व मुरब्बा नाम सुना है कि नहीं, खाया भी होगा, ठीक है। अचार व मुरब्बा का खुली वायु में रखने पर, मतलब जब आप इसे खुली वायु में रख दोगे तो खराब हो जाना। जैसे इसे अगर आप खुली स्थान पर रख दोगे, किससे? मुरब्बा और क्या है? अचार, इसे अगर आप खुले स्थान पर रख दोगे तो ये भैया खराब जरूर हो जाएंगे और यही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें से एक विशेष गंध आने लगता है, तो वही आपका विकृत गंधिता का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से संक्षारण और विकृत गंधिता का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि अब इसमें आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो ना समझ में आया हो। संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है, ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है। देखो, इसमें क्या है ना भैया, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि 7 नंबर का आता है यार। 7 नंबर अगर क्लियर हो जाए तो दिल से बहुत ज्यादा खुशी होगी। और हाँ, मैंने देखा है ये बार बार आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक तो बेकिंग सोडा है और दूसरा व्यंजक चूर्ण है। बेकिंग सोडा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया है, अभी ज्यादा नहीं, 2-3 दिन पहले, और इससे मैं अब बता रहा हूं, क्योंकि अगर हमारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हो तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारी चीजें कराई जा रही हैं लगातार। तो व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण एंड अणुसूत्र तथा उपयोग सब कुछ लिखना है और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको ना समझ में आए। सबसे पहले आप ये समझो,
सबसे पहले आपको ये मैं समझाऊंगा कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। सबसे पहले आपको ये मैं समझाऊंगा, अणुसूत्र होता है CaO Cl2। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो भैया इसका अणु रासायनिक नाम क्या होगा। Ca से क्या होता है, कैल्शियम, तो यहां आप लिख दो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। चलो कैल्शियम हो गया। H, यहाँ O जो बीच में लिखा हुआ है इसको कहा जाता है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ केवल लिखा जाएगा ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी। और यहाँ Cl2 जो है इसे लिखा जाता है क्लोराइड। तो यहाँ अगर इसके मेल से देखा जाए तो सब कुछ बन चुका है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसका अणुभार की बात की जाए तो इसके सारे के दोगुना कर लो, लाइक इस कैल्शियम का परमाणु क्रमांक ये इस सब को जोड़ोगे तो 127 आएगा इसका अणुभार। तो यहां से आपको रासायनिक नाम पता चल गया, अणुसूत्र पता चल गया एंड अणुभार पता चल गया। इतने 3 टॉपिक अगर आपको शुरुआत में समझ में आ गए और अच्छे से लिख दिया तो एग्जाम में समझ जाएगा बच्चे ने पढ़ा है, मन लगा के पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। फिर नीचे आप हेडिंग डालना बनाने की विधि। बनाने की विधि हेडिंग डालने के बाद आपको करना क्या है, लिखना है जब शुष्क बुझे हुए चूने। अब शुष्क बुझा हुआ चूना है, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो CaOCl2 प्राप्त होता है, यानी कि व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। अब यहाँ रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप अच्छे से रिएक्शन अपना दे ले गए तो फिर आपको एग्जामिनर ऐसा नहीं कि आपको फुल मार्क देगा, लेकिन रिएक्शन अगर आप अच्छे से दोगे तब। अब रिएक्शन कैसे देंगे, कुछ नहीं है, पहले आपको बुझे हुए चूने के सूत्र पता होना चाहिए। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सूत्र आपको याद रखना है, याद कर लेना है। इसमें हमें क्लोरीन की क्रिया करानी है, यानी कि Cl2 की क्रिया करानी है। तो अगर आप यहाँ Cl2 की क्रिया कराओगे तो ये बनेगा Ca, यहाँ है जो आपका सूत्र है उसे लिख लो, लाइक ये हमें बनाना है तो CaOCl2 लिख लो, मैंने लिख लिया। प्लस अब आपका जो बचा है उसे बाहर निकाल दो, लाइक यहाँ Ca और यहाँ से एक हो गया है, यहाँ से Cl2 भी चला गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन बचा है H2 एंड एक O बचा है, यानी कि पानी आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहां से यही एक छोटा सा रिएक्शन है बनाने की विधि में। अगर आप ये छोटा सा रिएक्शन समझ जाते हो तो फिर आपका सब कुछ यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको समझना भी पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बनाने की विधि में बस इतना ही आपको समझना था। और अगर आपको अब भी ना समझ में आया तो मैं आपको एक बार और बताता हूं। ये क्या है, ये है बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना। इसमें क्लोरीन की अभिक्रिया कराओगे तो हमें ये CaOCl2 क्या है, यही है व्यंजक चूर्ण एंड यहाँ H2O पानी बाहर निकल जाएगा। बस इतना सा छोटा सा प्रोसेस समझना है जो आपको समझ में आ गया होगा। इसके भौतिक गुण मैं आपको 3 बताऊंगा, तीनों भौतिक गुण आपको समझ लेने हैं, ठीक है। देखो, पहला है कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, मतलब ये जो होता है ना हल्का पीला रंग का चूर्ण होता है, लाइक एकदम पीला नहीं होता, हल्का येलो यानी कि पीला रंग का होता है, हल्का। एंड दूसरा, यह जल में अल्प विलीय है, ना तो ये पूरी तरह से विलीय है और ना ही मतलब बिल्कुल नहीं विलीय है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये अल्प विलीय है, थोड़ा विलीय है थोड़ा नहीं विलीय है। तो इसका मतलब ये क्या है, अल्प विलीय है। एंड इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। अगर इसे जल में घोला जाता है तो इसका जलीय विलयन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, दुधिया कलर का होता है। जिस रंग का दूध में अगर थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो वो दुधिया हो जाता है, या फिर खिरिया मिट्टी यानी कि आपने सुना होगा चूना, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ इसका जलीय रंग दुधिया होता है, यहाँ आप याद रखो बस। यहां से आपकी भौतिक गुण बनाने की विधि, अणुसूत्र एंड अणुभार सब कुछ समझ में आ गया। एंड अब हम लोग समझेंगे रासायनिक गुण। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है व्यंजक चूर्ण का अम्ल के साथ क्रिया। कोई भी अम्ल हो उसके साथ आपको क्रिया कराना है। अब वैसे आप कोई भी अम्ल ले सकते हो, लेकिन मैं जो अम्ल लूंगा वो अगर आप लोगे तो फिर आपका रिएक्शन बिल्कुल सही रहेगा। लाइक मैं जो ले रहा हूं वो आप लेना जरूर, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपके लिए जैसे मैं जिस प्रकार से बताऊंगा वैसा करोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो यहां मैं जो अम्ल लूंगा CaOCl2 इसका सूत्र हो गया, और इसे हम कराएंगे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। ये भी एक अम्ल ही है। तो यहां जब इससे मैं क्रिया कराऊंगा तो यहां से Ca एंड SO4 जो है वो एक में हो जाएगा, CaSO4 मैंने कर लिया। एंड प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। एंड फिर आपका क्या बचता है, H2O एंड यहाँ Cl2 बिल्कुल सेफ है, Cl2 आपका बाहर निकल जाएगा। फिर आपका यहाँ जो है पहला रिएक्शन हो गया व्यंजक चूर्ण का अम्ल के साथ क्रिया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन आप समझ लो, 2 रिएक्शन बहुत ज्यादा है। देखो, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलता है और इसका जलीय रंग जो ये जलीय विलयन होता है वो दुधिया होता है। तो ये सेम मतलब अभी आपको समझ में आएगा। यहां आपको क्या करना है, CaOCl2 की क्रिया जल से करानी है, H2O से। चलो मैंने करा दिया। तो यहाँ CaOH का होल ट्वाइस बाहर निकल जाएगा एंड प्लस Cl2, बस ये निकल जाएगा बाहर।
तो यहां आपको ये तो मैंने समझा दिया केमिकल रिएक्शन, यानी कि आपको समझ में आ गया, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। अगर ये रिएक्शन की बात की जाए, ये रिएक्शन याद करना बहुत ज़्यादा ईजी है। जो मैंने बनाने की विधि बताया था, ये बनाने की विधि उसी का उल्टा कर देना है। ये Ca वो Cl2 एंड H2O आगे कर लेना है और इस चीज़ को जो ये लिखा गया इसे पीछे कर लेना है, बस ये रिएक्शन तैयार हो जाएगा। इसका उपयोग समझ लो, उपयोग में क्या है, उपयोग में कुछ नहीं है। पहला समझो, पहला है कि ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, चीनी को सफेद करने के लिए, जो चीनी होता है चीनी, उसको सफेद करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एंड पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने कई बार ऑब्जेक्टिव में देखा है, तो याद रखना जो CaO-Cl2 है इसका उपयोग पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है। बस इतना थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप याद रखो, फिर आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो यहां से पूरी प्रक्रिया मैंने समझा दी, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, अणुभार, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, अन्य उपयोग। अब आपका कुछ नहीं है, यहां से आपको समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ज्यादा बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में बताना है। यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन से आप क्या समझते हो ये आपको बताना है। तो अगर आपको पता है तब तो आप कॉन्फिडेंस है आपके पास, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो भाई मैं आपको बताऊंगा, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखो, द्विखंडन मतलब होता है दो खंड और बहुखंडन मतलब होता है बहुत खंड। ठीक है, इतना थोड़ा पॉइंट आप याद रखो। ठीक है, अब बात आती है इसका हम मतलब परिभाषा एग्जैक्ट कैसे लिखें, एग्जाम्पल क्या लिखें, ये सारी चीजें तो मैं आपको बताता हूं। इस विधि में जो एक कोशिकीय जीव या इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे एक कोशिकीय जीव ये भाग मतलब दो में ऐसे विभक्त हो जाएगा और दोनों क्या होंगे, प्रत्येक जो होता है भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। लेकिन अगर एक है ऐसे तो ये दो बन जाएंगे और दोनों नए जीव यानी कि एक से दो बन जाएंगे, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ऐसे जीव निर्माण होते चले जाते हैं। तो यहां से अगर बात की जाए एक विधि द्वारा या इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव को दो भागों में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। एग्जाम्पल आप लोग समझ लो, अमीबा। अमीबा आपने देखा है, अमीबा धीरे धीरे करके एक ही अमीबा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे रहता है और यही ऐसे ऐसे हो जाता है, ये लंबा सा हो जाता है और ऐसे दो भागों में, मतलब दो भागों में इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो अब समझो बहुखंडन के बारे में, पूरी आपको प्रक्रिया बहुखंडन भी समझ में आ जाएगा। देखो, बहुखंडन मतलब होता है बहुत सारे खंड। लेकिन इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है। जो इसके मतलब एक कोशिकीय जीव है वो बहुत सारे भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। और इसमें जो प्रत्येक भाग है, लाइक एक जीव अगर बात की जाए 50-100 भागों में विभक्त हो जाए तो वो सारे नए जीव बन जाते हैं। नए जीव जैसे थे, मतलब जैसे थे उसी तरह फिर हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे। तो ये होता है बहुखंडन। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि इस विधि में जो एक कोशिकीय जीव होता है अनेक भागों में विभक्त होते हैं तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो यहां कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मलेरिया परजीवी, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी। यहां आपको समझ में आ गया, इसका भी एग्जाम्पल मलेरिया परजीवी है इसका एग्जाम्पल, और ये भी आपको समझ में आ गया। तो द्विखंडन और बहुखंडन, द्विखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा और बहुखंडन का एग्जाम्पल है मलेरिया परजीवी। और आपको परिभाषा भी समझ में आ गया, द्विखंडन में जो होता है एक कोशिकीय जो दो भागों में विभक्त हो जाता है और बहुखंडन में जो होता है एक कोशिकीय जीव कई सारे भागों में विभक्त हो जाता है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब हम आएंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन जीन है। जीन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार का ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि ये मैंने देखा है हर मतलब अब की बार बहुत ज्यादा चांस है आने का। ठीक है, जीन क्या है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और इसकी विशेषता, इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीन क्या है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और इसकी विशेषता लिखिए, तो सब कुछ आप समझ जाओगे अगर आप ध्यान से देखोगे। देखो, समझना क्या है, सबसे पहले जीन होता क्या है। देखो, सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण एवं समन्वय या फिर संचरण क्या होता है, आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। कोई भी जीव है उसका जो आनुवांशिक लक्षण है तथा उसका नियंत्रण एवं संचरण आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। जैसे सभी जीव में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उसका कोई नियंत्रण करता है और संचरण करता है।
ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एंड ऐसे ऐसे करके कई सारे मतलब संचरण होते हैं, अनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन इकाइयों को क्या कहा था, कारक कहा था, तथा जोहानसन ने इनके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। तो जीन आपको समझ में आ गया होता क्या है, और मेंडल ने सबसे पहले इसका नाम कारक दिया था, फिर जोहानसन ने इन्हें जीन का नाम दिया। कारक, कारक आपको समझ में आ गया कारक क्यों नाम दिया गया था। तो कारक इसलिए क्योंकि इसका कोई नाम नहीं था, इसलिए पहले तो कारक कहा गया। जो मेंडल ने इसे क्या कहा था, कारक कहा था कि कारक है, इसका नाम कारक है, लेकिन इन्होंने सही नाम दिया जीन, कि जीन है जो हमारे अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण संचरण करता है। तो यहां आपको समझ में आ गया कि सभी जीवों में अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण अनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। ठीक है, और वही है जीन, जीन जो करता है। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आ गया जीन क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फिर क्या नाम दिया गया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट था और छोटा सा पॉइंट समझने के लिए छोटा सा टाइम चाहिए, और अगर आप इसे नहीं समझ में आया तो कहते नहीं, बहुत बार मैं कह चुका हूं, एक नोट्स बनाओ अच्छे से सुंदर सी, उसमें आप नोट्स कर लो। अगर आप सारे क्वेश्चन नोट करते आ रहे हो तो कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके हाथ से, क्योंकि मैं इतना सारा क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं वीडियोज में कि अगर आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लो तो आप बहुत बड़े मतलब नंबर अचीव करने का स्टूडेंट हो जाओगे। इसकी विशेषताएं मैं बता दूं। नंबर फर्स्ट आप समझ लो, जीन जो होता है गुणसूत्र के क्रोमोनिसा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी रचनाएं हैं और जो अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करती हैं। ये कहाँ होती है, जीन जो होता है गुणसूत्र के क्रोमोनिसा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी रचनाएं होती हैं जो अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करती हैं। बस इतना आपको समझना है। और यहाँ दूसरा समझना है कि जीन उत्परिवर्तन की इकाई है जिसकी संरचना परिवर्तित होता रहता है। ये जो होता है ना, उत्परिवर्तन की एक इकाई है। कौन, जीन की संरचना हमेशा परिवर्तित होती रहती है। एक संरचना नहीं होता है कि अगर गोल है तो गोल है, लंबा है तो लंबा है एंड या फिर कुछ दूसरे आकार का, लेकिन नहीं, जीन उत्परिवर्तन की इकाई है और इसकी संरचना हमेशा परिवर्तित होती रहती है। और तीसरा देखो बच्चा पार्टी, जीन जो होता है डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना देती है। जीन एक डीएनए का भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना देती है। तो ये आपका था जीन क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और इसकी मुख्य विशेषताएं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष, 2 दोष या 3 दोष हैं, बट इस वीडियो में हमने निकट दृष्टि दोष सेलेक्ट किया है कि आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर दूर दृष्टि दोष की बात की जाए तो इसका उल्टा आपको ले लेना है, लेकिन आपको मैं अगली वीडियो में दूर दृष्टि दोष भी पढ़ा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो इसलिए आप सारी वीडियोस को देखते रहो और जो आपको ना समझ में आए कमेंट करो, मैं आपके लिए जरूर उस वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने देखा है मैथ साइंस इन सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चों को दिक्कत है और हाँ इंग्लिश में दिक्कत है। तो इंग्लिश की वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को देने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं जल्दी से जल्दी। तो इसलिए आप लोग अपने मतलब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंग्लिश की वीडियोज आपके लिए अब की बार बहुत ज्यादा अच्छे बनाए जा रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश में आपको टॉपर मैं बनाऊंगा और आपको अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करके, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो और इंतजार का फल मीठा होता है। यहां देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लगता क्या है कि ये निकट वाली दृष्टि में दोष है, लेकिन नहीं, इस तो दूर वाली दृष्टि में दोष है। इस यहाँ कहने का अर्थ है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसे निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिख रहा है जैसा है वो वस्तु वैसे दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। बट यहां सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि जो दूर की वस्तु है उसे स्पष्ट नहीं देख सकता। अगर बहुत दूर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसे स्पष्ट नहीं देख सकता, अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। जैसे जो दूर बिंदु था अब ये अनंत पर ना होकर यहाँ पास आ जाता है। ठीक है, तो यही है आपका। और यह दोष जो होता है ज्यादातर 10 से 16 साल की आयु में होता है, 10 से 16 साल के बच्चों में ज्यादा होता है। जो देखो कभी कभी आपने देखा होगा चश्मे बच्चे पहने रहते हैं, चश्मा, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ कोई दोष है इसलिए पहने रहते हैं। हाँ, कोई तो फैशन के मारे पहने रहते हैं भैया बहुत अच्छे चश्मे, लेकिन नहीं, कोई बच्चे होते हैं देखा होगा पावर वाले चश्मे पहने रहते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई दोष है। ठीक है,
तो यहां आपको समझ में आ गया। एक शॉर्ट में समझा देता हूं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है एंड यही नहीं देख सकता है। अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है, यानी कि अगर अनंत बिंदु पास आ जाएगा, जैसे अगर अनंत बिंदु अनंत ही रहे तब तो अनंत तक दिखाई दे, बहुत दूर तक दिखाई दे, लेकिन जब ये अनंत बिंदु पास आ जाता है इसलिए अनंत की नहीं दिखाई देता और पास वाली वस्तु दिखाई देता है। और यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में बहुत ज्यादा होता है। दोष का कारण भी समझ लो, निवारण भी, सब कुछ। तो दोष का कारण क्या है? पहला कारण, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जो नेत्र लेंस होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है, जो गोले का त्रिज्या है, वो बढ़ जाता है। अब जब नेत्र की गोले की त्रिज्या बढ़ जाएगी भैया, वक्रता त्रिज्या ही बढ़ जाएगी, तो फिर उसकी फोकस दूरी तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा समझो, दूसरा क्या है कि नेत्र, जो नेत्र है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। नेत्र का जो गोला है वो व्यास, जब देखो एक छोटा सा गोला है लेकिन ये जब बड़ा गोला हो जाएगा तो वो क्या होगा कि जब व्यास बढ़ जाएगा तो वो मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देने लगती है और तब अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले मिल जाती हैं। जैसे अनंत से चलती हैं तो ऐसा रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। अभी आपको नीचे मैं चित्र से समझाऊंगा। एंड अतः दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यहाँ देखो रेटिना यहाँ है, अगर ये बिंदु यहाँ, ये जो यहाँ मिल रही है, यहाँ मिलती तो फिर इनका वस्तु सब कुछ दिखाई देता, लेकिन यहाँ से अनंत चलती हुई प्रकाश की किरणें यहाँ रेटिना के आगे ही मिल जाती हैं। जब रेटिना के आगे मिल जाएंगी तो यहाँ नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और यहाँ जो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। यही एक छोटा सा कारण है और इसका निवारण आप लोग समझ लो, बस आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और नोट जरूर बना लो, अगर आप लोग नोट नहीं बना रहे हो तो बहुत ज्यादा भूल कर रहे हो इसका निवारण, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स बना लोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेंगी के लिए। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसमें अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, इतना थोड़ा सा याद रखना। तो ये था आज का हमारा साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, मतलब हर बार पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चंस। तो ये अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा प्रोवाइड किया भी जाता है और किया भी जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो और आप लोग इसका नोट्स बना लो, अच्छा नोट्स, सुंदर सुंदर नोट्स बना लो ताकि आपको बोर्ड एग्जाम आते आते काम आए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।